कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। और आपको पता है कि हर साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जैसे अभी 25 क्वेश्चन आएंगे इस बार, तो 25 में से आपको मिनिमम 10 से मतलब 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखना है कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। 10 से 5 क्वेश्चन 25 में से, मान के चलो 9 से 8 क्वेश्चन अगर आ गए, आपको क्या चाहिए भाई, 25 में से अगर 9 से 10 क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैं जो गोल्डन पॉइंट आपको लिखता हूँ इससे आपको रिमेनिंग क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन अगर देखो, अगर आप क्या करना, सिंपल से मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, अभी 1-2 साल का क्वेश्चन बचे, इसलिए थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, गाइड दे रहा हूँ। आप क्या करो, जामिया का PYQ कर लीजिए और AMU का PYQ कीजिए और चैंपियन गाइड और मास्टरिंग एनसीईआरटी कीजिए, इतना कर लीजिए। आपको देखना है कि आउट ऑफ 25 में 24 क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स से मिलेंगे। 25 में से 24 क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स से मिलेंगे। आपको करना क्या है, जामिया का PYQ करना है, AMU का PYQ करना है, और मैंने चैंपियन गाइड करवाया उसे कर लो, मास्टरिंग एनसीईआरटी कर लो। बहुत कम मिनट के लेक्चर हैं, ज़्यादा मिनट के कोई भी लेक्चर नहीं आपको मिलेंगे, सबका सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक है, और आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर खोज सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया था 2023 में, एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट। बताओ एस्ट्रॉइड जो होता है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है। ये सब देखो चैप्टर रिमूव हो चुका है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा आपको बर्डन नहीं देता हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ इसमें नहीं लिखता, बस इसमें आपको ऑप्शन बताता हूँ और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आपको भी यही करना है। फिलहाल इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। पूछा है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है कि आपको इसमें से क्या कैसा बताना है, स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, जो कि गलत बात है। क्या फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय द कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। क्या अगर फ्रिक्शन स्लाइडिंग से रोलिंग की तरफ जाता था, क्या रिड्यूस होता है? बिल्कुल रिड्यूस होता है भाई। आपको पता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। जैसे आपको देखोगे, मैंने आपको क्या रूल बताया है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहले लिखना है, उसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, उसके बाद होता है रोलिंग फ्रिक्शन। और आपको मैंने क्या बताया है कि सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। कह रहा है कि स्लाइडिंग से रोलिंग की तरफ जाएगा तो क्या फ्रिक्शन रिड्यूस होगा? बिल्कुल भाई, इसके कंपेरिजन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, ये कम है, रिड्यूस। ये बात तो सही है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्या लाइन है, फ्रिक्शन इन एयर एंड वाटर कैन बी रिड्यूस बाय द स्ट्रीमलाइन शेप। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रीमलाइन शेप से जो होता है आपका फ्रिक्शन कम होता है। किसके केस में? एयर एंड वाटर के केस में। बिल्कुल सही बात। आपने देखा होगा जो आपका ट्रेन वगैरह होता है उसका स्ट्रीमलाइन शेप होता है, जो आपका एरोप्लेन होता है उसका भी स्ट्रीमलाइन शेप होता है। क्यों होता है? ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस करे। ए पॉलिश सरफेस विल हैव लेस फ्रिक्शन। क्या पॉलिश सरफेस का फ्रिक्शन लेस होता है? बिल्कुल सही बात है यार, पॉलिश सरफेस का फ्रिक्शन हमेशा लेस होता है। लेकिन अगर रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस का फ्रिक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू जीरो। क्या फ्रिक्शन जीरो तक जा सकता है? नहीं मेरे भाई, जीरो तक नहीं जा सकता फ्रिक्शन। यही बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसका डी करेक्ट हो गया। आई होप कि आपको 1 2 3, देखो ये 1 भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, 2 भी अपने आप में क्वेश्चन है, 3 भी अपने आप में एक क्वेश्चन थे। इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल गए। तो मैंने आपको ये बताया कि आपको सीक्वेंस में मैनेज करने बोलता है कि बताओ सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किसका, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए प्लांट विच टेक एट लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड ए प्लानट विच टेक एट लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। बताओ सबसे कम टाइम कौन सा प्लानट सबसे कम टाइम कौन सा लेता है? बताओ कौन सा प्लानट है जो कि सबसे कम टाइम लेता है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए? सिंपल सा है, इसका होता है मरकरी होता है। बताए मरकरी क्यों होता है? बताओ। क्योंकि मरकरी जो होता है ये क्लोजेस्ट टू द सन होता है। बताओ क्यों होता है? क्योंकि आपको अगर लिखना चाहोगे, वैसे ज़रूरत नहीं है, ये क्यों होता है? क्योंकि ये होता है क्लोज होता है किसके भाई? ये क्लोज होता है किसके? सन के क्लोज होता है। और इसको अगर टाइम पूछा जाए कि कितने टाइम में लेता है, तो ये 88 डे लेता है। कितना डे लेता है? 88। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसीलिए बट लिख दिया, चलो भाई जान लो थोड़ा सा, है ना, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। बताओ ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो कहाँ पे जीरो होता है? क्या एट द सरफेस ऑफ द अर्थ? सरफेस ऑफ अर्थ पे जीरो होता है? नहीं मेरे बच्चे, वेट जो होता है ये हमेशा कहाँ पे जीरो होता है मेरे भाई? ये हमेशा अर्थ के सेंटर पे वेट जो होता है ये जीरो होता है। सरफेस पे तो इसका ये पता है वेट क्या था? मैक्सिमम होता है। पूछेगा बताइए, तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? मैक्सिमम वेट कहाँ पे होता है? मैक्सिमम वेट जो होता है वो सरफेस पे होता है मैक्सिमम, और सेंटर पे होता है जीरो। सेंटर पे क्या होता है भाई? जीरो होता है। अगर 100 किलोमीटर एबव द सरफेस जाएंगे, जितना ऊपर जाते हैं, और ग्रेविटी क्या होता है भाई? डिक्रीज होता है, तो क्या होता है? एल्टीट्यूड आपका क्या होगा? हाई हो जाएगा। तो ये सब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आप ये 2 क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग, अगर नीचे जाओगे तो बता दो, बता ही देता हूँ। देखो अगर आप जाओगे देखो सरफेस पे होता है मैक्सिमम वेट,
और आपका सेंटर पे होता है 0। अगर आप एबव जाते हो, सरफेस आप ऊपर जाते हो, तो ग्रेविटी क्या होगा पता है? ग्रेविटी यहाँ पे होगा डिक्रीज। अगर ग्रेविटी अगर डिक्रीज होगा तो बताओ वेट क्या होगा? तो वेट आपका इंक्रीज होगा। उसी टाइप से यहाँ पे अगर नीचे जाते हो तो ग्रेविटी क्या होगा बताओ? ग्रेविटी यहाँ पे होता है, जितने नीचे जाओगे तो यहाँ पे भी ग्रेविटी आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, बिल्कुल, ये बस ग्रेविटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडी साइड। देखो मैंने कई बार बोल रखा था भाई वीडी साइड का एग्जांपल याद कर, 240 इज ए वीडी साइड, 240 इज ए वीडी साइड। बताओ 240 क्या है? आपका ये है वीडी साइड है। तो बताओ यूरिया क्या है? बिल्कुल आपको पता है, यूरिया जो होता है ये आपका फर्टिलाइजर है। यूरिया क्या है भाई? तो पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा फर्टिलाइजर है? तो यूरिया जो होता है ये आपका क्या होता है? फर्टिलाइजर होता है। उसी टाइप से काउ डंग क्या है? ये भी आपका, इसको आप मैन्यूर के कैटेगरी में रख सकते हो, है ना। ये आपका मैन्यूर हो गया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपका मैन्यूर हो गया। उसी टाइप से आपका एनपीके जाएंगे तो एनपीके सबसे पहले आपसे पूछता है भाई मुझे एनपी का फुल फॉर्म बता दो। तो एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है? एनपीके इनका जो फुल फॉर्म होता है, एन मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। एन का मतलब होता है नाइट्रोजन। देखो फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब होता है नाइट्रोजन। पी का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस या पोटेशियम। फॉस्फोरस, पी का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस, है ना, पोटेशियम नहीं, फॉस्फोरस। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए भाई, जो मैं लिख रहा हूँ समझ आना, ये आपका गोल्डन पॉइंट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इसी से ज़्यादा होती है। और आपका के मतलब क्या होता है? पोटेशियम। तो आपको याद रखना है सबसे पहले फुल फॉर्म, उसके बाद आप मुझे बताएंगे एनपीके क्या है। एनपीके है आपका, ये भी है किसका एग्जांपल? ये भी है फर्टिलाइजर है। तब देखो यहाँ पे यूरिया क्या है? फर्टिलाइजर है। एनपीके क्या है? फर्टिलाइजर है। एनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। काउ डंग क्या है? ये मैन्यूर है। लेकिन 2,4-G क्या है? ये आपका वीडिसाइड है। ठीक है भाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। द सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर इन द केरोसिन ड्यू टू। बताओ इसमें से, देखो एक तो क्वेश्चन ये पूछता है, बताओ इसमें से कौन सा मेटल है जिसको हम क्या करते हैं? सोडियम केरोसिन में हम डुबो के रखते हैं। तो सोडियम होता है। ठीक है, बताओ इसको हम केरोसिन के अंदर क्यों डुबा कर रखते हैं? क्योंकि उसका रिएक्टिविटी लो होता है। इस वजह से भाई, रिएक्टिविटी अगर लो होगा तो उसे क्या ही जरूरत है? इसका रिएक्टिविटी हाई होता है, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं? केरोसिन के अंदर रखते हैं। इस वजह से इसे रखते हैं केरोसिन। रीजन पूछा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है? ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? तो क्या थायराइड से सिक्रेट होता है? नहीं भाई। तो थायराइड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? जल्दी बोलो। थायरोक्सिन होता है। बिल्कुल थायरोक्सिन होता है। लिख लो आपको यहाँ पे थायरोक्सिन। ये वैसे कई बार मैं करवा रखा। पिट्यूटरी ग्लैंड से बताओ कौन सा होता है? इसी से होता है आपका ग्रोथ हार्मोन। जीएसए पे तो ग्रोथ हार्मोन होता है। और बताओ एड्रेनलिन से कौन सा हार्मोन आपका रिलीज होता है? एड्रीनलिन। कौन सा होता है भाई? जल्दी बोलो। एड्रीनलिन। लिख लो आप, एड्रीनलिन। एड्रीनल हार्मोन होता है। और पेनक्रियास से कौन सा रिलीज होता है? इंसुलिन। दो यहाँ पे आप देखो, अब जामिया के लेवल पे आपको बस इंसुलिन याद रखना था, लेकिन आप अलीगढ़ के लेवल पे आओगे तो आपको दो याद रखना होता है। एक और रखना आपको होता है इंसुलिन, याद रखना है इंसुलिन। और दूसरा याद रखना है, जल्दी बोलो, बता रखा ऑलरेडी, कौन सा भाई? ग्लूकागोन, है ना, ग्लूकागोन। तो ये दोनों होते हैं पेनक्रियास से रिलीज होते हैं। अब मुझे बताएंगे थायरोक्सिन जो होता है ये आपका हेल्प किस में करता है? मेटामॉर्फोसिस में। ये मेटामॉर्फोसिस में काम आता है। और इसको दो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेस हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंसुलिन, ये सब, ये दोनों किस में हेल्प करता है भाई? ये आपको हेल्प करता है ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ध्यान रखना, बिल्कुल रेगुलेट करता है। ये किसको? ब्लड शुगर को ये रेगुलेट करता है। ध्यान देना इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन एयर। तो बताओ मिनिमम ऑडिबल क्या होता है? आपको पता है? तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होता है ह्यूमन का, कहाँ से कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक भाई? 20,000 हर्ट्ज तक होता है ये ऑडिबल। तो देखो ये आपका मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो मिनिमम पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए, अगर 20 से भी कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? और 20,000 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। 20,000 नहीं भाई, 2,000 होते हैं ना, 2,000। तो बताओ अगर इससे ज़्यादा हो जाए उसको क्या बोलते हैं? 20,000 ही होगा ना, कि 2,000 होता है? 20,000 होता है भाई, एक जीरो और लगे, है ना, सॉरी भाई। तो इसमें एक जीरो और लगा दो आप। ये आपका होता है ऑडिबल होता है रेंज। अब बताओ अगर 20,000 से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त? उसको बोलते हैं
अल्ट्रासोनिक है मेरे दोस्त, समझ में आया ना, अल्ट्रासोनिक। और 20 से अगर कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि बताओ 20,000 से अगर ज़्यादा वाले साउंड को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। बिल्कुल अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, इसको इंफ्रा बोलते हैं। और ह्यूमन का जो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक होता है, इतने को हम सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम को हम नहीं सुन सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नॉन मेटल रिएक्टिविटी ऑक्सीजन। बताओ अगर नॉन मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बताओ इससे क्या निकलेगा, जल्दी बोलो। सिंपल से बात है, इससे आपका क्या निकलता है, इससे आपका एसिडिक ऑक्साइड भी निकल सकता है यार, न्यूट्रल ऑक्साइड भी निकलता है। बस ये मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपका रिमूव हो चुका है, इसलिए मैं इसमें इक्वेशन वगैरह या ज़्यादा आपको डीप में लेकर नहीं जाऊँगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग। बताओ लाइटनिंग के दरमियान इसमें से क्या होता है, क्या एसिड रेन आने गिरने लगता है लाइटनिंग के दरमियान? नहीं मेरे भाई, एसिड रेन क्यों ही गिरेगा। अब मुझे ये बताओ एसिड रेन किससे किससे काउज होता है, मैंने आपको बता रखा था, दो कैसे बता रखा, बताओ। एक होता है SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रो ऑक्साइड, ठीक है, NO2। अब बताओ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और स्मोक एक बार पोल्यूशन है ना, ये किसका, पोल्यूशन की वजह से आपका स्मोक किसकी वजह से होता है भाई, जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगता है ना, तो देखो ये सब ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको। तो ये अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम स्मोक बोलते हैं। अब बताओ तो लाइटनिंग के वक्त क्या होता है, इसमें से कौन सा प्रोसेस हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ना, ये आपका लाइटनिंग के वक्त भी होता है, ठीक है भाई, ये लाइटनिंग के वक्त भी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कंफ्यूज नहीं होना, बोलोगे सर ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नहीं भाई, जब आपका लाइटनिंग हो रहा होता है उस वक्त से क्या होता है ना, नाइट्रोजन वगैरह ऑक्सीजन वगैरह क्या होता है, एनर्जी वगैरह आपस में चेंज वगैरह करते हैं, ठीक है, ये रेन वाटर में बहुत डिजोल्व वगैरह होता है, फिर सॉइल में जाता है, तो वहाँ से आपका नाइट्रोजन वगैरह बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, बस आप जान लो लाइटनिंग से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल। बताओ जब आप ब्रेड बना रहे होते हो तो उससे जो जो पोर बनता है वो कौन सी गैस की वजह से बनता है, वही चीज़ आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका इस बार एग्जाम में पूछा गया था, इस बार आपसे पूछा जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके बारे में तो ध्यान रखना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। जब हम क्या करते हैं, ईस्ट से, शुरू से लिखता हूँ, देखो ये ब्रेड कब बनता है, ईस्ट से आप ब्रेड बनाते हो, ईस्ट से क्या बनाते हो, ईस्ट से आप बनाते हो ब्रेड बनाते हो, और क्या बनाते हो, अल्कोहल बनाते हो। अल्कोहल की बात अभी फिलहाल नहीं हो रही है, अल्कोहल। तो जब आप ब्रेड बनाओ या अल्कोहल बनाओ, दोनों के प्रोसेस को इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ध्यान रखना, फर्मेंटेशन ये आपका प्रोसेस कहलाता है। और जब आप खास तौर पे जब आप ब्रेड बना रहे होते हो तो इसमें क्या होता है, होल क्रिएट होता है। इसमें जो होल क्रिएट होता है या पोर से क्रिएट होता है, पोर से बोले होल बोलो बात बराबर है, तो वो किसकी वजह से होता है, कौन से गैस की वजह से होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या, द प्रोसेस बाय विच डेड रिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर डिकम्पोज इनटू द नाइट्रोजन इज कॉल्ड। सिंपल सा यार, आपको डेफिनेशन पूछा है, क्या होता है जल्दी बोलो, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत है। क्या ओमिनेशन क्या होता है, बताओ ओमिनेशन क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। और डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन आपसे पूछा जा सकता है। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, जब कोई भी लैंड वगैरह होता है ना, कोई भी ज़मीन वगैरह किस में कन्वर्ट हो जाए, जल्दी बोलो, जब लैंड आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। और ये कब कन्वर्ट होता है, क्यों कन्वर्ट होता है, जब वहाँ किसी भी लैंड में डिफोरेस्टेशन करने लग जाओ, वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह हो ही नहीं है, कोई फार्मिंग वगैरह होता ही नहीं है, तो वो लैंड किस में कन्वर्ट होता है, डिजर्टिफिकेशन, डिजर्ट में कन्वर्ट होता है। और जब लैंड अब डिजर्ट में कन्वर्ट हो, उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, एक तो रीज़न हो सकता है आपका सबसे बड़ा रीज़न होता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब जब फॉरेस्ट वगैरह पूरा कट करके हटा दीजिए तो उसके वजह से आपका डिजर्ट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है, बताओ कौन सा होता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन सा है, जल्दी बोलो, इसके अंदर कौन सा है, क्या वो कॉपर होगा या आपका रिएक्टिव पूछा, देखो मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, क्या कॉपर रिएक्ट करता है, नहीं भाई, कॉपर जो होता है ये आपका लेस रिएक्टिव होता है, सबसे कम होता है, जो लेस रिएक्टिव होता है, ना कि ये मोर होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। और सिल्वर होता है क्या, नहीं रे भाई, सिल्वर भी आपका लेस में ही आता है, सिल्वर हो गया, कॉपर आ गया, ये सब के सब आपका लेस में आता है। लेकिन जो पोटेशियम है ये होता है क्या, हाई देखिए, मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो आपका पोटेशियम होता है, लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे आपके लेस होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी इज एन एग्जांपल है, बताओ एलपीजी इज एन एग्जांपल। अगर एलपीजी में अगर आग वगैरह लग जाए तो बताओ ये किसका एग्जांपल होता है। मैंने कई बार बताया, होता है रैपिड का एग्जांपल होता है। देखो अगर आपने चैंपियन गाइड नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैंपियन गाइड कर लेना, मास्टरिंग इन एनसीईआरटी कर लेना। इससे आपका जो होता है कंसेप्ट बनेगा और आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है भाई, बिल्कुल इसको कर लेना। तो एलपीजी का मुझे फुल फॉर्म बता दो, एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा गया है, बताओ फुल फॉर्म क्या होता है एलपीजी का। लिक्विफाइड, लिख दूँ एक बार, चलो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, ये होता है एलपीजी का फुल फॉर्म होता है भाई, ठीक है, ध्यान देना इसको। अब मुझे बताएंगे कि एक्सप्लोजन का जो होता है ना, वो किसका एग्जांपल है भाई। एक्सप्लोजन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो बताओ इसका एग्जांपल। आपका ये होमवर्क दूंगा मैं आपको, ठीक है भाई, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, आपका होमवर्क है। अब मुझे बताओ स्लो कंबशन का एग्जांपल क्या है। चलो ये होमवर्क दे दूं क्या, चलो एक बता देता हूँ। ये जो होता है आपका रस्टिंग, जो रस्टिंग बड़ा होता है ना, ये आपका होता है स्लो कंबशन, आपका एग्जाम्पल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड। बताओ, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका ऑलरेडी, क्या बोलते हैं उसको, हम ड्रग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं, ड्रग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज टफ, पोरस एंड ब्लैक। देखो टफ वर्ड से आपको ध्यान देना, टफ अगर आ गया तो आ जाओगे आप कोल तार में, सॉरी कोक में आ जाओगे, ठीक है, टफ आ जाएगा तो कोक में आओगे। पोरस एंड ब्लैक, ऑलमोस्ट देखो, और ये वर्ड भी है ना एनसीईआरटी का, ऑलमोस्ट। अगर इसमें बोलता प्योर फॉर्म, ऑलमोस्ट और प्योर फॉर्म में डिफरेंट होता है। ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म अगर बोले तो वो क्या हो जाएगा, कोक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आप मुझे बताएंगे कोल तार कैसा होता है, इन दोनों में कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल हो सकता है। कोल तार जो होता है ये आपका कैसा होता है, अगर यहाँ पे टफ नहीं बोल के बोलता, ठीक बोल देगा, और आपको क्या बोल देगा, ब्लैक लिक्विड बोलेगा। क्या बोलेगा, ब्लैक लिक्विड। तो आपको क्या जाना है, फिर आपको जाना है कोल तार में जाना है, ठीक है भाई। अगर ये अब बाकी कोल गैस जो होता है आपको पता है, ये तो गैस ही बोल रहा भाई, तो फ्यूल गैस हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है। तो बच्चे इसमें कोल तार और कोक में कन्फ्यूज होते हैं। अगर यहाँ पे टफ वर्ड आ जाए तो आपको कोक में जाना, थिक वर्ड आ जाए तो आपको कहाँ जाना है, कोल तार में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। सिंपल सा पूछा है, इसमें से आपको जो एग्जांपल गिवन है, इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर वो बढ़ भी जाए तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कौन सा गैस है, कौन मीथेन होता है, नहीं भाई। मीथेन जो होता है ये आपका ग्रीन हाउस में कंट्रीब्यूट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर आता है, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है। ये तीनों के तीनों तो बिल्कुल इफेक्ट किसको करते हैं, अगर ये तीनों का तीनों अगर इंक्रीज हो जाए ये तीनों गैस, तो ये क्या काउज करता है, ये काउज करता है ग्लोबल वार्मिंग, ये काउज करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग काउज करेगा, ठीक है। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी इनको बोला जाता है। इसको कौन सा गैस बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस भी उसको बोला जाता है। लेकिन अब अगर नाइट्रोजन अगर बढ़े तो नाइट्रोजन बढ़े या घटे उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक शुड बी यूज टू सेव वाटर। इसमें से हम कौन सा ऐसा टेक्निक लगाएं जिसमें कि हम वाटर को सेव कर सकें। क्या वाटर वेल मेथड या ड्रिप या कैनल मेथड। मैंने आपको बताया था भाई, जो ड्रिप सिस्टम जो होता है उसका बेस्ट मेथड होता है। तो ड्रिप सिस्टम है आपका क्या है, बेस्ट मेथड है, किसके लिए, इरिगेशन के लिए। इसमें होता क्या है, जैसे आपका अगर ये प्लांट में बनाओ, एक ग्रीन कलर कर लेता हूँ, सपोज कि आपका प्लांट है, ठीक है, मान लो यार क्या दिक्कत है, मान लो आपका प्लांट है ना, और एक प्लांट ये है, ये आपका सरफेस एरिया, ये क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया है, और मुझे इसमें पानी देना है। ड्रिप सिस्टम होता है क्या है कि आपका एक कैनल होता है, एक नल होता है, ये नल को यहाँ पर जाकर ओपन करता है, फिर बढ़ेगा आगे तो यहाँ पे देखो ओपन होगा, और इसका जो पानी जो गिरे ड्रॉप गिरेगा किस पे, इसके डायरेक्ट रूट पे गिरता है, इसलिए इसमें एक बूंद भी पानी आपका वेस्ट नहीं होता है। तो ये सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा टेक्निक है किसको सेव करने का, वाटर को सेव करने का। और ये जो होता है आपको डायरेक्ट रूट में डिलीवर हो जाता है, और इसमें मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, सबसे बेहतरीन होता है, हमेशा ड्रिप सिस्टम होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, वाइल बेकिंग केक ईस्ट मल्टीप्लाई रेपिडली एंड सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट पूछा, कौन सा, अगर बताओ आप जब केक बना रहे होते हो तो उसमें से कौन सा गैस निकलता है, केक बोले ब्रेड बोले बात बराबर है भाई, बेकिंग मतलब ब्रेड ही आ गया ना, बेकिंग केक। तो बताओ इसमें से कौन सा गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलता है भाई, बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब बना रहे होते हो, तो जल्दी बोलो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अभी तो मैंने बताया था ना ऑलरेडी, स्टार्टिंग में बताया कि नहीं बताया,
देखो क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं भाई, इसलिए आपको कंसेप्ट पे ध्यान दो ना, कंसेप्ट पे। और देखो PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको ज़्यादा नहीं भटकना मेरे बच्चे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जो भी बोल दो, वो आपको क्या करना है, PYQ को आप 2-4 बार रिपीट करके जाना। मैंने देखो साइंस का मैं कितना 2012 से लेकर 2024 तक का मैंने क्यों करवाया, मुझे क्या जरूरत थी करवाने की। मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखा है, मास्टरिंग एंड इस पे से करवाया हूँ, क्योंकि आपके PYQ रिपीट होते हैं और रिपीट वाकई में होते हैं। इसलिए आपको 2012 से लेकर 2024 तक का आपको AMU का PYQ करना है, और 2016 से लेकर 2024 तक का, इवन कि 2025 तक का PYQ आपको जामिया का करना है। तो इससे अगर इतना कर लेते हो तो आपको देखना है आपका कंसेप्ट एक तो बिल्डअप होगा ही होगा, और आपको मज़ा भी आ जाएगा। पूछा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैच फायर ऑन रिएक्शन विथ एयर। बताओ इसमें से कौन सा मेटल है जो कि आग पकड़ लेता है अगर वो एयर के कंटेंट में। बस सोडियम है। देखो यही क्वेश्चन ने पूछा था कि इसको हम किस में, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ अभी 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको, क्या याद करोगे अभी। कहाँ गया भाई वो जिसको केरोसिन में डुबो के रखे थे। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। क्यों केरोसिन में डुबो गए, ताकि एयर के प्रेजेंस में नहीं आए। अगर एयर के प्रेजेंस में आएगा तो ये क्या आग लग जाएगा। तो भाई आग लगने की वजह से इसे मैंने केरोसिन में डुबा के रखा था। पूछा कि अगर उसी चीज़ को देखो यहाँ पर रिपीट, सेम एयर का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, दूसरे एयर का तो छोड़ दो आप। अभी आपने देखा तो ये वाला क्वेश्चन आपका सेम एयर रिपीट हुआ है, ये वाला भी सेम एयर रिपीट हुआ है, बताओ सोडियम हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, काइंड ऑफ प्लांट grow and cultivated on large scale at the place। kind of plant grow and cultivated on large scale, बताओ क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को ये करना है, मुझे लगा काइंड होता है, यहाँ पे हो जाए सेम होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या कर देना आप, इसे सेम कर देना। अब क्वेश्चन है पूरा सटीक बना। सेम काइंड ऑफ प्लांट, क्वेश्चन क्या है, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेट ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। कोई मसला ही नहीं, सिंपल सी बात है। बताओ वीट क्या होता है, वीट जो होता है अनवांटेड प्लांट होता है। ये क्या होता है, अनवांटेड प्लांट होता है, जो कि ग्रो कर जाता है साथ के साथ, किसके साथ, प्लांट के साथ आपके ग्रो होता है। और हर्ब क्या होता है, ये आपका होता है स्मॉल प्लांट होता है। ये क्या होता है, स्मॉल प्लांट होता है। और सरब क्या होता है, ये स्मॉल है ना, इसको ब्रशी प्लांट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रशी प्लांट बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया पॉलीमर आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट। सिंपल सा है, पॉलीमर जी भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। बताओ पॉलीमर किसका बना हुआ होता है, मोनोमर का बना हुआ होता है। ये रिपीट चैप्टर आपका रिमूव हो चुका है, इसे ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। तो विच गैस इज इवोल्व व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी आपका मेटल नॉन मेटल से चैप्टर है, बस इसे याद कर लो कि मैग्नीशियम को आप, चलो मैं इक्वेशन इसका लिख ही देता हूँ। क्या कह रहा है, जब मैग्नीशियम को आप रिएक्ट करो किससे भाई, किससे करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl से जब इसे रिएक्ट करोगे तो बताओ कौन सा गैस निकलता है। तो क्या बनेगा, ये MgCl2 बनेगा प्लस H2। जब इसे आप क्या करोगे, जब इसको आप बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 आएगा, तो अब इसका बैलेंस हो गया। तब कौन सा गैस निकल रहा है, देखो यहाँ पे कौन सा पूछा है कि विच गैस, कौन सा गैस निकल रहा है आपका, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं ना मेरे भाई। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, इसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर होता है। इसका मतलब इग्निशन टेम्परेचर मतलब क्या होता है, जैसे कि आप क्या करो, पेट्रोल लो, आप क्या लो, पेट्रोल लो, और क्या लो, वुड लो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या करो, माचिस का तिल्ली लेकर जाओ, यहाँ पे आग लगा दो। अब जो आग यहाँ पे लगाएंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या पहले आग किस लकड़ी में आग पकड़ेगा या पहले पेट्रोल में आग पकड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, पहले वो पेट्रोल में आग पकड़ेगा इजीली, मतलब इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम है। ठीक है, आते हैं इसको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नोट फाउंड है। तो किसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, जो भी एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक एनिमल होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो मतलब आपका फिश हो गया, ये पानी में पाया जाता है, फ्रॉग हो गया, स्टारफिश, ये तीनों होते हैं एक्वेटिक है, इन तीनों में तो है। लेकिन आपको मुर्गी को क्या देखे हो कभी आप पानी में देखे हो, अरे नहीं, गलत बात नहीं देखे हो ना, सही से बोलो भाई, नहीं बोलो यार, गलत बात नहीं, इसकी यही होगा आंसर। क्योंकि आपको पता है जो हैन होता है इसके अंदर कैसा फर्टिलाइजर, इसके अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट करेक्ट। नोट करेक्ट को आप सबसे पहले क्या करेंगे, नोट करेक्ट मतलब कि इसमें से फॉल्स पूछा है, इसको पहले सही करेंगे। आपसे पूछा इसमें से कौन सा बात है जो कि गलत है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट ऑन बोथ सरफेस, क्या ये बात गलत है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट ऑन बोथ सरफेस, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हाँ ये वाला देखो, ये जो कंसेप्ट में बार बार कई बार मैंने बोला, देखो यहाँ क्या लिखो, देखो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने बताया, फिर अभी पूछा गया था, इसलिए रिपीट होते हैं भाई, PYQ रिपीट होते हैं। देखो अभी इसी स्लाइड में देखो कितने 2-3 PYQ रिपीट हो रहे हैं एक ही साल। तो
तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहले लिखो, और उसके बाद क्या होता है, स्लाइडिंग होता है, और क्या होता है, रोलिंग होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसको क्या करो, मैक्सिमम होता है, और ये क्या होता है, रोलिंग होता है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से इसे समझोगे, इस लाइन को मैं जो कई बार मैंने लिखा है, तो इसमें ध्यान से समझोगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक से ज़्यादा है और रोलिंग से कम है। उसी टाइप से रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक से भी कम है और स्लाइडिंग से भी कम है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग से भी ज़्यादा है और रोलिंग से भी ज़्यादा। उसी को ध्यान दो, क्या पूछ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है? नहीं भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन वो मोर देन है, मोर है, लेस नहीं है। क्या है, मोर देन। ये बात तो गलत हो गया, देखो ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन जो है, क्या पूछा, फॉल्स, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या आपको रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है? क्या बोलो जल्दी, कम है? ये बात गलत है, सही, जल्दी बोलो। तो ये बात आपको क्या लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, ये बात तो सही लग रही है, ये बात सही है, इसमें कोई मसला नहीं। तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, फ्रिक्शन क्या आप रिड्यूस कर सकते हो? बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हो। किसके हेल्प से? लुब्रिकेंट के हेल्प से आप इसे रिड्यूस कर सकते हो। देखो यहाँ पे याद लिख लो इसे, तो किसके वजह से आप हेल्प कर सकते हो, मतलब रिड्यूस कर सकते हो। एक तो लुब्रिकेंट की वजह से रिड्यूस कर सकते हो, पॉलिश करके रिड्यूस कर सकते हो, स्ट्रीमलाइन की वजह से रिड्यूस कर सकते हो। तो ये बात भी सही है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट ऑन बोथ साइड, बिल्कुल दोनों सरफेस पर रखता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है आपका, ये वाला जो है स्टेटमेंट है, ये आपको क्या है, गलत स्टेटमेंट दे रखा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, आपसे फॉल्स ही पूछा ना, नोट करेक्ट पूछा है ना, नोट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू टेस्ट द चेंज ऑन द ऑब्जेक्ट, चेंज चार्ज, देखो टेस्ट द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चार्ज वाला बात मैंने कई बार बोला, देखो रिपीटेड, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट है। चार्ज आया था आपको इलेक्ट्रोस्कोप पे जाना है, इलेक्ट्रोस्कोप, 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 इलेक्ट्रोस्कोप। गैल्वेनोमीटर बताओ क्या क्या करता है, ये मेजर करता है। चलो ये आपको पता होना चाहिए। इस स्मॉल करेंट की बात है, स्मॉल करेंट को ये क्या करता है, स्मॉल करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट को आप क्या करता है, मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करेंट को ये मेजर करता है। सॉरी गैल्वेनोमीटर ना, ये गैल्वेनोमीटर। एमीटर बताओ किसको मेजर करता है, बताओ जल्दी से। ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये सिर्फ अगर स्मॉल वर्ड हटा दो तो ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। लाइटनिंग कंडक्टर बताओ क्या करता है भाई, जल्दी बोलो। ये हमारे बिल्डिंग को सेव करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट। यार ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, इसका सिंपल सा आपको आंसर मेरे से पहले आपको पता है क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट है। बताओ रेटिना के अंदर कितने सेल होते हैं भाई, पता है 2 सेल होते हैं, एक होते हैं रड, एक होते हैं कोन। अब मुझे बताएंगे रड डिम के लिए है या ब्राइट के लिए है, और डिम DIM डिम है ना, मुझे बताएंगे ये किसके लिए है और कोन किसके लिए। ये दोनों आपका क्या है, होमवर्क के है। और अब यहाँ पे ये जान लो, इस क्वेश्चन ये चीज़ सीख लो, जब का इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो हमेशा ना हमेशा रेटिना पे बनता है। तो आपका होमवर्क क्या है बताइए। रॉड जो होता है, रॉड जो होता है, बता दो क्या, चलो रॉड जो होता है ये डिम के लिए होता है, चलो बता ही देता हूँ, है ना। ये डिम के लिए होता है और ये ब्राइट के लिए होता है। आपको याद करने का तरीका सिंपल सा है, ROD रॉड, इसमें तो D आता है, D4 डिम, ऐसे याद रखना है, D4 डिम। तो रॉड जो होता है वो डिम के लिए होता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना इन द आई इज कॉल्ड, सिंपल से बताओ, द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। जंक्शन बताओ जो ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना होता है, उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं। सिंपल सा बात है, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इसके अंदर क्या कोई फोटो रिसेप्टर होता है, ब्लाइंड स्पॉट के पास कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं होता है, नो फोटो रिसेप्टर। इसमें ध्यान रखना, इसके पास कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं होता है, कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं होता है। अब मुझे एक चीज़ और बता देंगे, तो क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड क्या होता है बताओ जल्दी से। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये आपको मैं बिल्कुल होमवर्क दूंगा भाई, आपको मुझे होमवर्क बता मतलब कमेंट कर दिया करना क्लोराइड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच चुके हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। यार कितने बार एसिड रेन के बारे में पूछोगे भाई, कितने बार पूछोगे, हर साल पूछोगे क्या, हर साल पूछ रहे हैं भाई, ये क्या बताऊँ इसे, है ना, हर साल क्यों पूछ रहे हो भाई। चलो इस बार ही पूछ लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा कि न जाने कितने बार हर साल पूछेंगे, इस बार पूछने की पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सा होता है जल्दी बोलो एसिड रेन के लिए, सल्फर, कौन था भाई जल्दी बोलो मुझे, अब तो आपको याद हो गया भाई, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SO2 लिखते हैं। उसी टाइप से नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको शॉर्ट लिख दो सिर्फ NO2। ठीक है भाई, अब वह फॉर्मूला ही पूछा है मैंने आपको पहले, इससे पहले मैंने बताया था भाई इसका फॉर्मूला याद करके क्या पता पूछ लिया, तो पूछ लिया। तो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यहाँ SO3 दे रखा है, गलत बात है,
यहाँ पे तो भाई है ही नहीं कुछ, यहाँ पे SO2 दे रखा है और NO2। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आया होगा, और मैं कोशिश यही किया हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपको दे दूँ। 30 मिनट में मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिया और साथ के साथ आपको गोल्डन पॉइंट ही मिल गए हैं, है ना। तो कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट देने की मेरी यही कोशिश होती है। तो 1-2 लेक्चर थोड़ा लेंदी बन जाते हैं, क्योंकि भाई कभी कभी कुछ डिटेल बताना पड़ता है, हमारी भी मजबूरी होती है, और बिल्कुल नहीं बताएंगे तो भाई कैसे होगा, ठीक। तो इसलिए आपको कुछ कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, और हमें आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ ईमानदारी से कमेंट किया करो, कैसा लगा, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, और वीडियो को पसंद आया था वैसे ईमानदारी से, ईमानदारी पूर्वक, है ना। अब इसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से इसे शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या तो मुझे सबसे पहले कमेंट कर लीजिए, अगर कमेंट में अगर नहीं है तो अगर देना चाहो मुझे आप, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है 3741 375, मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, आप यहाँ पे मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं। देखो भाई, मैंने आपके लिए क्या जामिया का PYQ मैंने करवा दिया था। आपको क्या करना है, जामिया का PYQ करनी है, उसके बाद AMU का PYQ करना है, ठीक है। तो जामिया का PYQ 2016 से लेकर 2024 तक का करना है, और AMU को करना 2012 से लेकर 2024 तक का। इन दोनों को आप करो और देखना आपका कंसेप्ट बूस्ट और आपको मज़ा भी आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस यहीं रखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ईमानदारी से पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे कमेंट कर सकते हैं।